नमस्कार साथियों, मैं राहुल लेकर आया हूँ क्लास 9 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर के बारे में आपने पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और काफ़ी वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन साथियों इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जिन्हें आपने पहले नहीं सुना होगा या जो आप नहीं जानते होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो साथियों, पहली चीज़ जो हम इसमें समझेंगे वो है क्रांति से पहले का इतिहास, कि क्रांति के पीछे क्या क्या कारण रहे और किस वजह से फ्रांस में क्रांति संभव हो पाई। साथियों, उसके बाद हम समझेंगे कि फ्रांस का समाज कैसा था, वहाँ पे कितने वर्ग के लोग रहते थे, उनके बीच में आपसी संबंध कैसा था, वो हम समझेंगे। इसके बाद साथियों हम तीसरा पॉइंट जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्रांति का बैकग्राउंड क्या था। फिर हम समझेंगे साथियों महिलाओं की भूमिका इस क्रांति में क्या थी और किस तरह महिलाओं ने अपने जीवन को बदलने के लिए इस क्रांति में एक अहम भूमिका निभाई। इसके बाद अंतिम चीज जो हम इसमें समझेंगे साथियों वो है दास प्रथा, कि दास प्रथा क्या थी और दास प्रथा का अंत किस प्रकार फ्रांस में हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था क्रांति से पहले का इतिहास। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में फ्रांस का नाम गौल हुआ करता था और समय के साथ इस क्षेत्र का नाम फ्रांस हो गया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ कई जनजातियाँ रहती थी जिन्हें गौल्स कहा जाता था और इसीलिए बाद में जो है इनका नाम इस जगह का नाम गौल पड़ गया, लेकिन समय के साथ बाद में इस जगह का नाम फ्रांस हुआ। माना जाता है कि फ्रांस में लंबे समय तक विभिन्न जनजातियां ही अपना अपना शासन चलाती रही और एक केंद्रीकृत राजा का शासन 9वीं शताब्दी के मध्य में जाकर ही शुरू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लंबे समय तक वहाँ पे जनजातियों का ही राज था, वहाँ पे कोई राजा का शासन नहीं चलता था। 9वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है कि राजा का शासन शुरू हुआ। बूर्बो राजवंश फ्रांस में राज करने वाला अंतिम राजवंश था। इस राजवंश ने 1589 से लेकर यानी 1589 से लेकर 1848 1848 तक फ्रांस पर राज किया। सिर्फ 1792 से लेकर 1814 का जो समय था वो ऐसा था जब फ्रांस पर इनका राज नहीं था, यानी सिर्फ इस समय तक राज नहीं था, बाकी 1589 से 1848 तक इनका लंबा राज वहां पर था। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से और समझते हैं क्रांति का आधार क्या था। दोस्तों, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस के सड़कों पर अचानक से हजारों लोगों की संख्या में लोग जमा हो गए। लोगों ने बास्टील के किले पर हमला कर दिया और जेल को तोड़ डाला और कमांडर को मार डाला, हथियारों पर कब्जा कर लिया और कैदियों को रिहा कर दिया। दरअसल दोस्तों, ये जो बास्टील का किला था इसे एक ऐसा किला माना जाता था या ऐसी जेल माना जाता था जो सम्राट के द्वारा आम जनता पर अत्याचार करने के लिए बनाया गया था और इसमें लोगों को कैद करके रखा जाता था। तो लोग इसे अत्याचार का एक प्रतीक मानते थे और इसीलिए इस बास्टिल के किले पर हमला करके लोगों ने इसे नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद सम्राट लुई 16 ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह ये चल रही थी कि सम्राट ने सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है या आदेश देने वाला है। दोस्तों, क्रांति के समय फ्रांस के सम्राट के रूप में लुई 16 विराजमान थे। लुई 16 का पूरा नाम लुई अगस्टे था और 1774 में यानी 1774 में लुई 16 को 20 साल की उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में राजा बनाया गया था और ये बूर्बो राजवंश से संबंधित थे।
इनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। जब लुई 16 राजा बना तब उसने फ्रांस का राजकोष खाली पाया। इसके कई कारण थे। पहला कारण था लंबे समय तक चले युद्ध, जिससे फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे। दूसरा कारण था वर्साय के महल के खर्चे। जहां राजा रहता था उस महल और राज दरबार की शान शौकत को बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। तीसरा कारण, लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी, जिसकी वजह से फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि पहले ही 2 अरब लिवरे का कर्ज था। इन सब समस्याओं के साथ साथ कर्जदाताओं ने 10% ब्याज की मांग भी शुरू कर दी। इतने अधिक कर्ज और उसके ब्याज के साथ साथ अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों को बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई। फ्रांसीसी समाज की संरचना। 18वीं सदी में फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। इन्हें हम स्टेट्स कहते हैं। प्रथम स्टेट में शामिल थे चर्च के पादरी, दूसरे स्टेट में शामिल थे राजा और फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग, तीसरे स्टेट में आते थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर और भूमिहीन मजदूर। इस चित्र से आप फ्रांसीसी समाज की संरचना को और अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे एक ट्रायंगल शेप, जिसमें सबसे ऊपर फर्स्ट स्टेट है, जिसे द क्लर्जी कहा गया है या क्लर्गी कई बार कहा जाता है। और इस क्लास में, इस स्टेट में चर्च से जुड़े हुए लोग शामिल होते हैं। दूसरे स्टेट में, जिसे हम कहते हैं नोबेलिटी, उसमें राजा और राजा से जुड़े हुए लोग, राजा के परिवार से जुड़े हुए लोग और प्रशासन से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल होते हैं। और जो रह जाते हैं सभी लोग, वो आते हैं तीसरे स्टेट में। अब बात करते हैं कि जमीन पर किसका अधिकार था। तो लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार हुआ करता था, और केवल 40% जमीन ही आम लोगों के पास थी, जिससे वो अपना जीवन बड़ी मुश्किलों से व्यतीत करते थे। चलिए दोस्तों, अब हम फ्रांसीसी समाज के इन तीनों वर्गों को एक एक करके समझते हैं। पहला वर्ग है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग के लोगों को जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि पहला, राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। इसका मतलब है दोस्तों कि पादरी वर्ग यानी चर्च को संभालने वाले जितने भी पादरी थे या उससे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उनको यह छूट थी कि उन्हें राज्य को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होगा। दूसरी जो खास बात इनको मिली हुई थी वो यह थी दोस्तों कि चर्च को राजा द्वारा बड़ी बड़ी जमीनें दान में मिलती थी, और चर्च इन जमीनों को किसानों को किसानी करने के लिए दे दिया करते थे। और इसके अलावा चर्च किसानों से भी कर के रूप में एक बड़ा हिस्सा वसूलते थे, जिसे टिथ कहा जाता था, और यह एक धार्मिक कर था। अर्थात कि किसानों से चर्च भी टैक्स वसूलता था, और इसे धार्मिक कर का नाम दिया जाता था। पादरी वर्ग के बाद समाज में दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, या जिसे हम सेकंड स्टेट भी कह सकते हैं, और इसे इंग्लिश में नोबेलिटी क्लास कहा जाता था। इस वर्ग में राजा और राजा के परिवार से जुड़े लोग तथा सामंत आते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी। तीसरे स्टेट के लोगों को सरकार को एक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स देना होता था, जिसे टाइल या टैली कहते थे, और अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भी देने होते थे। अब बात करते हैं दोस्तों समाज के तीसरे वर्ग की, जिसे हम थर्ड स्टेट कहते हैं, और इसमें लोकल पब्लिक यानी आम जनता आती थी। फ्रांसीसी समाज में अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पाव रोटी यानी कि ब्रेड होती थी। अधिकतर लोग कारखानों में मजदूरी करते थे और वेतन बहुत ही कम था, परंतु महंगाई काफी अधिक। फसल खराब होने से कई बार खाद्य संकट
उत्पन्न हो जाता था। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जो समृद्ध और शिक्षित था। मध्य वर्ग में व्यापारी, वकील जैसे लोग शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेषाधिकार यानी स्पेशल राइट्स या प्रिविलेज नहीं होने चाहिए। व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसे अधिकार मिलने चाहिए। इस तरह सभी को स्वतंत्रता, समानता और समान अवसर मिलने चाहिए। ये विचार जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने दिए थे। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की बहुत बड़ी भूमिका थी। इन दार्शनिकों में 3 नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में अपने विचारों से एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। ये विचारक थे जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। दोस्तों, जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट में एक ऐसा विचार दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राजा का जो दैवी या निरंकुश अधिकारों वाला एक राज चल रहा है, उसके खिलाफ जॉन लॉक ने कहा कि राजा जो कि ये कहते हैं कि वह ईश्वर के द्वारा भेजे गए दूत हैं और उन्हें जनता पर राज करने का पूरा अधिकार है। इसके खिलाफ जॉन लॉक ने आलोचना की और कहा कि राजा ईश्वर के द्वारा भेजा गया कोई दूत नहीं है, बल्कि वह भी एक इंसान है जो सेना की सहायता से लोगों पर अत्याचार कर रहा है। इसके अलावा एक जो और विचारक थे रूसो, उन्होंने अपनी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि राज्य का शासन जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक समझौता है जिसमें राजा और जनता दोनों मिलकर राज्य को चलाने का काम करते हैं और राजा जनता की भलाई का काम करने के लिए ही चुना गया है। तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण जो विचारक थे उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन की बात कही थी। इनका कहना था कि शक्ति का विभाजन होना चाहिए और यह किसी भी एक व्यक्ति के पास में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कानून बनाना हो, कानून को लागू करना हो या कानून के उल्लंघन पर सजा देनी हो। यह तीनों काम सरकार के अलग अलग संस्थाओं के पास होना चाहिए, ना कि किसी एक राजा के पास। दार्शनिकों के इन विचारों को पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी। इसी बीच लुई 16 ने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से लोगों में गुस्सा भड़क उठा। क्रांति की शुरुआत। दोस्तों, वैसे तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट को जब भी कर लगाना होता था तो उसके लिए पहले स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन बैठक कब होगी यह सम्राट तय करता था। स्टेट जनरल की अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रथम और द्वितीय स्टेट ने 300-300 प्रतिनिधि भेजे और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि इस सभा में आए थे। नियम के अनुसार प्रत्येक स्टेट को एक मत देने का अधिकार था, यानी हर एक वर्ग के पास एक वोट था। इस हिसाब से तीनों स्टेट के पास कुल मिलाकर 3 वोट थे। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि इस बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, अर्थात हर स्टेट को एक वोट नहीं बल्कि हर प्रतिनिधि को एक वोट देने की मांग की गई। परंतु सम्राट ने मना कर दिया और विरोध में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि सभा से बाहर चले गए। 20 जून को तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक
सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे टेनिस कोर्ट की सभा बुलाई गई थी। लुई डेविड द्वारा बनाई गई यह उसी टेनिस कोर्ट सभा की एक पेंटिंग है, जिसमें कई सारे लोग मिलकर चर्चा करके नेशनल असेंबली बनाने की बात कर रहे हैं। टेनिस कोर्ट में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व मिराबियो और आबेसीए ने किया। मिराबियो एक कुलीन परिवार से थे, लेकिन सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त करने पर सहमत थे। आबेसीए मूल रूप से पादरी था। इन्होंने एक प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट भी लिखा था, जिसका शीर्षक था तीसरा स्टेट क्या है। एक तरफ नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ पूरे फ्रांस में लगातार गुस्सा बढ़ रहा था। इसका कारण ठंड की वजह से बर्बाद हुई फसल, महंगाई, बेकरी मालिकों की जमाखोरी थी, जिससे गुस्साई भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया था। इस आग में घी डालने का काम सम्राट द्वारा सेना को पेरिस में प्रवेश देने के आदेश ने कर दिया। गुस्साई भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील के किले पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। किसानों ने जागीरदारों के घरों पर हमला कर दिया और अन्न के भंडार लूट लिए और लगान संबंधी दस्तावेजों को जला दिया। कुलीन जागीरदारों ने पड़ोसी देशों में शरण ली। जनता का ऐसा रूप देखकर लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और अपनी सत्ता पर संविधान के अंकुश को मान लिया। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया, अर्थात कि असेंबली ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च की स्वामित्व वाली भूमि ले ली गई। दोस्तों, अब हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इसका उद्देश्य था, एक, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, दूसरा, शक्तियों का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच करना। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच किया गया। जैसे कि हम ये देख सकते हैं इस चित्र में कि नागरिकों को, यानी मतलब जितने भी लोग फ्रांस में रहते थे, उनको दो तरह की नागरिकता में बांटा था। एक सक्रिय नागरिक, दूसरा निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक वो थे जिनको मत देने का अधिकार था, यानी जिनके पास वोटिंग राइट था। लेकिन इसमें ये बात शामिल थी कि मत देने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों का था जो 25 वर्ष से ज्यादा के थे और जिनके पास संपत्ति का अधिकार था। और निष्क्रिय नागरिक, जिनमें महिलाएं, दास और वह पुरुष थे जिनकी उम्र 25 से कम है और जिनके पास संपत्ति भी नहीं है, वो सभी निष्क्रिय नागरिक थे जिनको मत देने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान में भी एक कमी थी कि उन्होंने सभी नागरिकों को एक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग राइट नहीं दिया था, जो कि एक कमी के रूप में हमारे सामने आता है। इस संवैधानिक राजतंत्र में सक्रिय नागरिकों की संख्या 40 लाख के लगभग थी, जबकि फ्रांस की कुल जनसंख्या 2.8 करोड़ थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कितने कम लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। और ये सक्रिय नागरिक अपने वोट के द्वारा एक निर्वाचक मंडल बनाते थे, जिसमें 50,000 पुरुष होते थे। फिर वो 50,000 पुरुष अपने में से 745 सदस्य नेशनल असेंबली के लिए चुनते थे और फिर वही नेशनल असेंबली पूरी सरकार चलाने का काम करती थी। लेकिन दोस्तों, आप ये मत समझना कि यहाँ पे राजा का काम खत्म हो गया है या राजा अब नहीं है। लुई 16 अभी भी फ्रांस का राजा था और इसीलिए इस व्यवस्था को संवैधानिक राजतंत्र कहा है। दरअसल अब नेशनल असेंबली सरकार चलाएगी और संविधान के अनुसार देश चलेगा और सम्राट को भी संविधान के अनुसार ही कार्य करना होगा और संविधान
जो अंकुश राजा पर लगाएगा, राजा को वो सभी अंकुश मानने पड़ेंगे। यानी कि अब राजा संविधान के नियंत्रण में रहकर या संविधान के निर्देशों के अनुसार ही काम करेगा, और जो नेशनल असेंबली राजा से कहेगी वो राजा को करना होगा। राजा बस अब केवल एक प्रतीक के रूप में रह गया था, और इसी व्यवस्था को संवैधानिक राजतंत्र कहा था। लेकिन इस व्यवस्था में भी काफी कमियां थी जो हम आगे देखेंगे। 1791 के संविधान की कुछ खास बातें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए एक संविधान बनाया था ताकि देश को संविधान के अनुसार चलाया जा सके। इस संविधान की कुछ खास बातें थी, जैसे कि पहली खास बात यह थी कि सम्राट की शक्तियां सीमित कर दी गई थी। दूसरी खास बात थी शक्तियों का विभाजन 3 संस्थाओं में किया गया था। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि शक्तियों को 3 संस्थाओं में बांट दिया गया था, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीसरी विशेषता इस संविधान की थी कानून बनाने की शक्ति नेशनल असेंबली को दे दी गई थी। चौथी खास बात, नेशनल असेंबली का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव निश्चित किया गया। पांचवी खास बात, नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते थे। 1791 के संविधान की कुछ कमियां भी थी जो इस प्रकार हैं। पहली कमी, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था कि इस संविधान के द्वारा महिलाओं को, दासों को और 25 वर्ष से कम उम्र के उन पुरुषों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था जिसके पास संपत्ति नहीं थी, जो एक बहुत बड़ी कमी थी। दूसरी कमी थी कि केवल ऐसे पुरुषों को ही मतदान का अधिकार दिया गया था जिन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा मिला था, और सक्रिय नागरिक का दर्जा केवल उन पुरुषों को दिया गया था जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के हों और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के रूप में कर चुकाते हों। इसके अलावा तीसरी कमी यह थी कि अन्य पुरुष, महिला और दासों को मतदान का अधिकार नहीं था। इन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया था। दोस्तों, 1791 के संविधान के द्वारा फ्रांस के नागरिकों को कुछ अधिकार भी दिए गए थे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, समानता का अधिकार। तीसरा, जीवन का अधिकार। चौथा, संपत्ति का अधिकार। पांचवा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और सेंसरशिप की समाप्ति। तो दोस्तों, ये अधिकार सभी फ्रांस के नागरिकों को मिले थे, और हम देख सकते हैं कि ये अधिकार कितने ज़रूरी थे फ्रांस के नागरिकों के लिए। इसमें जो सेंसरशिप की समाप्ति का अधिकार था वो एक महत्वपूर्ण अधिकार या एक महत्वपूर्ण आज़ादी थी फ्रांस के लोगों के लिए, क्योंकि ये आज़ादी उन सभी पत्रकारों या अखबारों को दी गई थी कि वो देश के शासन के खिलाफ या शासन के संबंध में लोगों को जागरूक कर सके, और जो भी उन्हें अच्छा या बुरा लगता है वो लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार फ्रांस में इस संवैधानिक राजतंत्र की भी समाप्ति हो जाती है और एक नई व्यवस्था आती है जिसे हम गणतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति होती है और गणतंत्र की स्थापना होती है। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित होते हैं। हालांकि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, फिर भी पड़ोसी देश के राजा बहुत चिंतित थे। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया। लोग सेना में भर्ती होने लगे। यूरोप को राजाओं से मुक्त कराने के लिए लोग देशभक्ति के गीत गाने लगे। एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यही गीत अभी फ्रांस का राष्ट्रगान भी है। देश के एक बड़े हिस्से को लगता था कि अभी क्रांति का सिलसिला और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इन क्लबों में जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध लोग थे, अर्थात जो तीसरे स्टेट के लोग होते थे, ज़्यादातर वही लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य बनते थे। और इन क्लबों की बैठकों में वो चर्चा करते थे कि नेशनल असेंबली द्वारा किए जा रहे कार्य
जनता के लिए कितने फायदेमंद हैं या फिर अभी और कुछ करने की भी ज़रूरत है। जैकोबिन क्लब के सदस्यों का नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया ताकि वे कुलीनों से अलग लगें। इसलिए जैकोबिनों को सो कुलात भी कहते थे, जिसका अर्थ था बिना घुटने वाले। गोदी कामगारों का अर्थ है जो बंदरगाहों पर काम करने वाले लोग या कामगार होते थे या वर्कर होते थे, और वो धारीदार लंबी पैंट पहनते थे। और जैकोबिनों ने भी यही डिसाइड किया, यही निर्णय लिया कि वो भी इसी तरह की धारीदार लंबी पैंट पहनेंगे जो कि कुलीनों से अलग दिखेगी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने महंगाई के मुद्दे पर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलिए के महल पर धावा बोल दिया। लोगों ने राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा लुई 16 को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव करवाए गए। इस बार 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। चुनाव के बाद इस नई नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया था। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का पूरी तरह अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से यानी सभी के सामने फांसी दे दी गई। जल्दी ही उसकी रानी का भी यही हाल हुआ और इस प्रकार हमने देखा कि कैसे एक राजा को फांसी देकर फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त किया गया और गणतंत्र की व्यवस्था शुरू की गई।